अब फाइनेंशियल रिलेशंस को समझते हैं। फाइनेंशियल रिलेशन मतलब सेंटर और स्टेट के अंदर जो फाइनेंस के मैटर है, जो टैक्सेस का बंटवारा है आपस में, या जो और बाकी फीसेस है उनका बंटवारा है, वो कैसे होगा। फाइनेंशियल रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले आप एक संवैधानिक बॉडी के बारे में जान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जान लीजिए, जिसको हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो गाइड करती है सेंटर और स्टेट्स को कि उनको आपस में जो फंड उनके पास आएंगे उनका बंटवारा कैसे करना है। मैंने आपको बड़ा शॉर्ट में बताया, डिटेल में तो आगे चैप्टर आएगा उसमें समझेंगे। मतलब सेंटर और जो स्टेट्स है वो आपस में रिवेन्यूज को शेयर कैसे करेंगे, फाइनेंस कमीशन बताता है उसके बारे में। तो उसका इस टॉपिक में रोल आने वाला है। तो समझिए, फाइनेंशियल रिलेशंस में सबसे पहला पॉइंट है एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। देखो, आपने कई बार सुन लिया कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। सेंटर जो कानून बनाती है, यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे दिए हुए हैं उन पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। अब जो मुद्दे दिए गए हैं उनमें टैक्स लगाने के मुद्दे भी हैं। तो यूनियन लिस्ट में 15 ऐसे केसेस हैं, 15 ऐसे मुद्दे हैं जो टैक्सेशन से संबंधित हैं। तो 15 ऐसे मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट उसके ऊपर क्या है, कानून बनाएगी। और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे 20 मुद्दे दिए हुए हैं जिनके ऊपर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या यूं कह दो असेंबली क्या है, कानून बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही क्या है, कानून बना सकते हैं। और बाकी जो रेजिडुअरी पावर है वो सारी किसके पास है, हमने पहले डिस्कस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सॉरी पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कानून बनाए भी हुए, जैसे गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, एक्सपेंडिचर टैक्स है। बट मैं बता दूं, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स तीनों ही अब अबोलिश हो चुके हैं। बट फिर भी आप ये समझिए कि रेजिडुअरी टैक्सेशन पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब इसके बाद आगे का टॉपिक समझने के लिए आपको कुछ और भी समझना पड़ेगा। वो छोटी सी एक कुछ वर्डिंग है। वर्डिंग कैसे, एक लिखा होता है कि पावर टू लेवी टैक्स, एक होता है पावर टू कलेक्ट टैक्स, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स। देखिए, पावर टू लेवी का मतलब टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, मतलब कानून कौन बनाएगा टैक्सेशन का, ठीक है, और उसको क्या है, लागू करना देश के अंदर। दूसरा पावर टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब जो टैक्सेशन का पैसा आएगा उसको कलेक्ट कौन करेगा, किसके पास कलेक्शन मनी जाएगी। और तीसरा है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब जब पैसा आ गया उसका उचित तरीके से बंटवारा कैसे होगा, कितना सेंटर के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा या नहीं जाएगा, ये सेंटर के पास जाएगा या नहीं जाएगा, वो सब एप्रोप्रिएशन के संबंधित है। तो तीनों अलग अलग वर्ड है, लेवी करना, टैक्स को लगाना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और एप्रोप्रिएट करना, बांटना टैक्सेशन की रिवेन्यू को। तो अब देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन टैक्सिंग पावर ऑफ स्टेट्स, हमने देखा तो है कि 20 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, कानून बना सकता है टैक्सेशन से संबंधित। लेकिन उस पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। पहली रिस्ट्रिक्शन है, एक प्रोफेशनल टैक्स है कि स्टेट गवर्नमेंट जो लोग जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन चला रहे हैं उनके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स नाम का टैक्स लगा सकती है। देश में कुछ स्टेट्स ने प्रोफेशनल टैक्स लगा रखा है, कुछ स्टेट्स ने नहीं लगा रखा। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं लगा रखा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगा रखा है। लेकिन उस पर लिमिट है कि 2500 रुपए पर एनम से ज्यादा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगा सकती। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है प्रोफेशनल टैक्स की, ₹2500। रिस्ट्रिक्शन लगा दी, संवैधानिक रिस्ट्रिक्शन है ये। हालांकि इसके ऊपर अभी इशू चल रहा है कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, तो शायद इन फ्यूचर ये बढ़ाकर 5000 भी कर दी जाए। आगे देखिए, इसके बाद है टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। देखिए, जो विद इन स्टेट माल सेल होता है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सेल टैक्स लगा सकती है, जिसको वैट भी कहा जाता था, अब जीएसटी भी हम कहने लग गए। तो जो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर स्टेट टैक्स लगा सकती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, नो टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल। देखो यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, बिकॉज न्यूज़पेपर के ऊपर टैक्स नहीं है, बाकी सब गुड्स के ऊपर, गुड्स लिखा है यहाँ पर, गुड्स मतलब माल बेचने पर। अगर आप सर्विसेज बेचते हो तो टैक्स नहीं लग सकता स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स में क्या है, नो टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल। अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट में माल बेचता है, एक स्टेट
अपने स्टेट में ही बेचता है तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है अपने असेंबली में कानून पास करके। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में अगर माल सेल होता है तो स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स नहीं लग सकता। नो टैक्स ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपके स्टेट से माल बाहर जा रहा है या बाहर से यहां आ रहा है, आप सोचते हो कि हमने माल तो बेचा ही हमारे स्टेट ने, तो क्यों ना हम टैक्स लगा दें, नहीं लग सकता। अगर आप सेल परचेज करते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में तो कस्टम ड्यूटी लगती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। तो नो टैक्स ऑन सेल आउटसाइड स्टेट, अगर आपके स्टेट के बाहर ही कोई माल बिक रहा है तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा ही नहीं सकती, वेरी ऑब्वियस है। सेल परचेज ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे गुड्स स्पेसिफाई कर दिए हैं कि तो स्पेशल इंपॉर्टेंस के गुड्स हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, स्टेट में भी टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट गुड्स की सेल परचेज पर टैक्स लगा सकती है, बट इन 4 रिस्ट्रिक्शन के साथ। समझ गए? इसके बाद क्या है? नो टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू सेंटर एंड रेलवे। देखो आपको पता है, अगर जब सेल की जाएगी तो बिजली की सेल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम से या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स के नाम से टैक्स लगा सकती है, लगाती भी है। लेकिन अगर वो जो बिजली की जो सेल हो रही है, बिजली की सेल सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दफ्तर में हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में हो रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी संस्था में हो रही है, तो फिर आप उस बिजली की सेल के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। अगर बिजली की सेल हो रही है रेलवे को, रेलवे डिपार्टमेंट में हो रही है या किसी ऐसी संस्था को हो रही है जो रेलवे के लिए काम करती है, तो उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट बिजली का टैक्स नहीं लगा सकती। तो बिजली के ऊपर सेल के ऊपर टैक्स लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि जो बिजली सेल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर रेलवे को, उसके ऊपर बिजली के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना ही होगा। अगला क्या है? देखिए, आपने इंटरस्टेट रिवर के बारे में सुना होगा, काउंसिल के बारे में सुना होगा कि क्या होता है कि अगर एक रिवर अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है, या कोई रिवर वैली है जो अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है, अब उसकी डेवलपमेंट के लिए उसमें कोई इशू ना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई अथॉरिटी बना सकती है, जिसको इंटरस्टेट रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी आप नाम दे सकते हो। तो अगर कोई आपने इंटरस्टेट रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, मान लो, अब बना तो रखी है, अब उस इंटरस्टेट रिवर से ही क्या है, वहीं पर मान लो आपने कोई डैम बना रखा है, बिजली बनाते हो, और वो इंटरस्टेट रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी बिजली बनाकर बेचती है, तो जिस स्टेट में वो इंटरस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी बिजली बनाकर बेच रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स, अब ये नोट वाली नहीं है, इम्पोज कर सकता है टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, consumed, distributed or sold by regulating authority set up by parliament for development of interstate river या interstate valley। समझ गए? तो वो इंपोज कर सकते हैं टैक्स। लेकिन अब जब ये टैक्स इंपोज, आप बोलो रिस्ट्रिक्शन क्या हुई? रिस्ट्रिक्शन ये हुई कि अगर इंटरस्टेट रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बिजली बनाने को अगर बेचा जा रहा है बिजली बनाकर, और उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो कानून बनाएगी टैक्स लगाने के लिए, उस कानून को प्रेसिडेंट के पास पहले पेश करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट उसको क्या है, अपनी ऑब्जर्वेशन देगा, उसके बाद में वो कानून पास होगा, अदरवाइज वो कानून पास नहीं होगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सच बिल शुड बी रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये तो हमने पढ़ा एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर। हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मुद्दों पर 15 मुद्दों पर कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट अपनी असेंबली के अंदर स्टेट लिस्ट के 20 मुद्दों पर अपने कानून बना सकती है, पार्लियामेंट और स्टेट लिस्ट दोनों कंकरेंट लिस्ट के 3 मुद्दों पर अपने कानून बना सकती है, और रेजुडरी पावर पार्लियामेंट के पास है, जिस पर काफी सारे कानून बनाए गए हैं, उसमें से बहुत सारे अबॉलिश हो चुके हैं। अगला है टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यूज का, कि जो ठीक है आपने कानून बनाया, टैक्स लगाया, अब जो टैक्स आया उसका बंटवारा कैसे करोगे? अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है 2 अमेंडमेंट। एक तो 80th अमेंडमेंट आई थी, 80वीं संवैधानिक अमेंडमेंट की बात करें। जब भी हम पॉलिटी में अमेंडमेंट की बात करेंगे तो मोस्टली हम संविधान के अमेंडमेंट की बात करेंगे। तो 80th अमेंडमेंट क्या कहती है? दरअसल 80th अमेंडमेंट से पहले फाइनेंस कमीशन, 10th फाइनेंस कमीशन ने क्या है रिकमेंडेशन दी थी कि कुछ जो सर्टेन सेंट्रल टैक्सेस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, उनके पैसे का फिक्स तरीके से बंटवारा होना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स हो गया।
अब फिक्स तरीके से कैसे बंटवारा होना चाहिए कि 29% तो आपने स्टेट्स को देना ही देना है। कितना? 29% तो स्टेट्स को जाएगा, बाकी सेंटर अपने पास रख सकती है। कौन से कानून का? सेंटर के टैक्सेस का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं टैक्सेशन के, उसकी रकम की बात हो रही है, उसकी रेवेन्यू की बात हो रही है। दरअसल एक चीज ध्यान देने वाली है, जो मेन जो टैक्सेशन की पावर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं टैक्सेस से आता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है, 10th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि कम से कम आपके पास ये जो टैक्स आए उसका 29% स्टेट को जरूर दीजिएगा। और संवैधानिक अमेंडमेंट 80th अमेंडमेंट में इसको लीगलाइज कर दिया गया और ये चीज फिक्स कर दी कि 29% तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा इसके बाद में क्या है, 101वीं अमेंडमेंट आई है जीएसटी के लिए। इसमें जीएसटी के प्रोविजन के बारे में, जीएसटी की इंट्रोडक्शन हुई और उसके पैसे के बंटवारे की बात कही गई है। तो दोनों अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है, अलग अलग केस बने। पहला केस तो ये है, टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। मैंने आपको ये लेवी, कलेक्ट और एप्रोप्रिएट का मतलब समझा दिया ना। तो कुछ ऐसे टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया कि ये टैक्स देश की जनता पर लगेगा, लेकिन उस टैक्स की रकम कलेक्ट करने की पावर और उस टैक्स का रुपया रखने की पावर दोनों ही किसको दे दी? स्टेट को। कह रहा है टैक्स लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। कलेक्ट भी स्टेट ने किया और उस पैसा अपने पास ही रख लिया। ऐसे कौन से टैक्सेस हैं? ऐसे टैक्स है स्टैंप ड्यूटी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टैंप बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो बिजनेस के अंदर, जो सपोज करो कि आपने किसी से पैसा, आपने किसी को उधार माल बेचा है तो उसे लिखित के अंदर आपने पेपर पे लिखवा लिया, काइंड ऑफ वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसको बीआरबीपी बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल भी बोलते हैं। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स ज्यादा इसको इजीली समझ पाएंगे। ऐसे ही प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, चेक होते हैं, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसीज होगी, इन सब के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है। हालांकि आज के टाइम बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, नहीं लग रही है, बट लगाया गया कानून के अंदर कि स्टैंप ड्यूटी लगती है। उस स्टैंप ड्यूटी का जो पैसा कलेक्ट करने की पावर और वो पैसा रख भी कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। ठीक है। मतलब ये जो देखो क्या होता है, जो हमारा सरकारी खजाना है ना, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला गया, वो पैसा तो फिर क्या है, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से बंटेगा। लेकिन ये पैसा गया ही नहीं, लिखा हुआ है डू नॉट पार्ट फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सीएफआई मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया असाइन टू स्टेट का ये पैसा सीएफआई का हिस्सा बना ही नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा बना ही नहीं, इसलिए बंटवारे की तो स्थिति पैदा नहीं होती। सारा किसको? स्टेट हमने असाइन कर दिया, स्टेट को असाइन कर दिया। अगला है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइन टू स्टेट। इसमें तो क्या था, लेविड बाय सेंटर एंड कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। मैं बता दूं, ये जो ना पहला, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 268, आर्टिकल 268 है इसका। ठीक है। अगला है आर्टिकल 269, ये क्या कहता है, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू स्टेट। इसमें वो चीजें हैं कि टैक्स लगाएगा कौन? टैक्स लगाएगा और कलेक्ट करेगा सेंटर, बट पैसा किसके पास जाएगा? स्टेट के पास। सबसे पहला टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। देखो मैंने अभी आपको यहां बताया था ना, कंफ्यूज मत हो जाना, कि मैंने कहा था कि अगर विद इन स्टेट माल बिकता है तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि नो टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल। अगर इंटर स्टेट सेल है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो कौन लगाएगा टैक्स इंटर स्टेट सेल पे? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। तो यहां पर आ गया ना, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर। तो सेंटर कौन सा टैक्स लगा रही है? टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। लेकिन बट असाइन टू स्टेट, पैसा कौन रख लेगा? स्टेट रख लेगा। तो कानून बनाने की पावर सेल परचेज ऑफ गुड्स इन द केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, या फिर टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। अगर इंटरस्टेट ट्रेड में आपने माल बेचा नहीं है, दूसरे स्टेट में आपका माल बाय कंसाइनमेंट गया है, तो उसके ऊपर भी जो टैक्स लगेगा वो कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। लेकिन पैसा किसके पास जाएगा? असाइन टू स्टेट, स्टेट के पास चला जाएगा। एप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट कह दो या असाइंड टू स्टेट कह दो, एक ही बात है। समझ गए? अब आगे लिखा है अबोव प्रोविजंस आर नोट इन केस ऑफ आर्टिकल 269A। वो आर्टिकल 269 है, आर्टिकल 269A के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। आर्टिकल 269A किसका है? वो जीएसटी का है। जीएसटी किस पर लगता है? कोई भी माल बेचोगे या सर्विसेज बेचोगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, तो उसके ऊपर क्या है? जीएसटी लगेगा। माल बेचने पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगेगा तो भाई ये क्या चीज है? अब इंटरस्टेट ट्रेड पे तो फिर जीएसटी लगेगा।
दरअसल सभी चीजों पर जीएसटी नहीं लगता, कुछ चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड हो गया, या फिर मान लो हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, टबाकू हो गया, इसी चीजें अल्कोहल हो गया, ये चीजें सब क्या है जीएसटी के क्राइटेरिया से बाहर है, तो उनके लिए प्रोविजन है। जिन पे जीएसटी लगे उसके लिए प्रोविजन क्या, आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A क्या कहता है, लगभग देखो पिछले वर्ष से थोड़ा सा चेंज आएगा, जीएसटी ऑन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर। ये भी देखो, टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड क्या था, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, इतना तो सेम है, बट एप्रोप्रिएटेड बाय सेंटर एंड स्टेट बोथ, यहां बट असाइन टू स्टेट था। मतलब जीएसटी में जो इंटरस्टेट ट्रेड होगा या कॉमर्स होगा उस पर टैक्स लेवी और कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसको बांटेगा कौन पैसे को, सेंटर और स्टेट दोनों, सिर्फ स्टेट के पास नहीं जाएगा। ये फर्क है। मैं आपको जीके के लिए बता दूं, जीएसटी के अंदर 3 तरह के टैक्स लगते हैं। एक का नाम है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी। सीजीएसटी का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एक का नाम है स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। एसजीएसटी का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। एक का नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, उसके पैसे की यहां बात हो रही है। अगर जो माल विद इन स्टेट बिकेगा ना उस पर तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी का पैसा सेंटर के पास चला गया, एसजीएसटी का पैसा स्टेट के पास चला गया, सिंपल। जो माल इंटरस्टेट सेल होगा, जिसके हम बात कर रहे हैं, जो माल इंटरस्टेट सेल होगा उस माल पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, और उसका पैसा कौन बांटेगा, देखो आईजीएसटी लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन पैसा कौन बांटेगा, सेंटर और स्टेट दोनों बांटेंगे। ये आर्टिकल 269A कहता है। भी जब साफ साफ कह ही दिया कि सेंटर और स्टेट दोनों आपस में बांटेंगे तो ये भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनेगा। फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से उस पैसे को बांटने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से पैसा क्या है बराबर बराबर तरीके से इसके अंदर बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 269A था, समझ गए। तो जीएसटी का प्रोविजन भी क्या है, संविधान की यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। और ये जो मैंने कहा टैक्स इज लेविड बाय द सेंटर, ये भी सेंटर कानून बना रहा था, मतलब ये भी यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। और ये हमने देखो क्या किया, टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, दूसरा भी क्या है, सेंटर ने कानून बनाया तो ये भी यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। यूनियन लिस्ट के अंदर पैसा, यूनियन लिस्ट के अंदर टैक्स की मान लो कवरेज हो गई, लेकिन पैसा कैसे बटेगा हमने बता दिया। अब इसके अलावा जो मुद्दे रह गए, स्टैम्प ड्यूटी, इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स के अलावा जो मुद्दे रह गए, बाकी जितने भी यूनियन लिस्ट के मुद्दे रह गए, 15 पावर थी ना, बाकी 12-13 जो भी बच गई, उन सब पर टैक्स कौन लगाएगा, यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी। टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा बनेगा। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स का नाम नहीं आया ना यहाँ पे, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकम टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसका पैसा इकट्ठा करती है, और वो हमारा जो सरकारी खजाना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा बन जाता है। हिस्सा बनने के बाद में वो पैसा क्या है, उसका बंटवारा होगा। वो जैसा फाइनेंस कमीशन बताएगा कि 29% स्टेट को दो, बाकी सेंटर अपने पास रखे, वैसा हो जाएगा। तो उसकी ये वाली जो भी मैंने आपको बात बताई, ये है आर्टिकल 270 में। आर्टिकल 270 क्या कहता है, टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। आर्टिकल 270 क्या कहता है, इंक्लूड ऑल टैक्सेस ऑफ यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट आर्टिकल 268, 269 और 269A। क्या 268, 269 और 269A, इन 3 को छोड़ के जितने भी यूनियन लिस्ट के कानून बच गए टैक्स लगाने के, उन पर क्या है, टैक्स कौन लगाएगा, टैक्स लेवी भी सेंटर करेगा, कलेक्ट भी सेंटर करेगा, और पैसा बंटेगा किसके बीच में, सेंटर और स्टेट दोनों में बंटेगा। लेकिन किस हिसाब से बंटेगा, प्रेसिडेंट बांटेगा, किस हिसाब से बंटेगा, जैसे फाइनेंस कमीशन बताएगा, नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। मतलब वो पैसा सीएफआई का हिस्सा बनता है और फिर आगे बंट जाता है, समझ गए। ये देखो इसमें साफ लिखा ना, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस ऑफ यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट आर्टिकल 268, 269 और 269A, नीचे लिखा एंड आर्टिकल 271। 271 को भी छोड़ना है, 271 तो हमने पढ़ा नहीं, मैं आपको बता देता हूं 271 किसके बारे में, तो लिख देता हूं मैं यहां पर। आर्टिकल 271, आर्टिकल 271 है सरचार्ज के बारे में। आर्टिकल
271 है सरचार्ज के बारे में, सरचार्ज ऑन टैक्स, सरचार्ज ऑन टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कई बारी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती है। जैसे इनकम टैक्स के अंदर भी सरचार्ज का प्रोविजन है कि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर आपकी इनकम हो गई तो इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। जो इनकम टैक्स बना उस इनकम टैक्स का 10% या 12.5% या 15% टैक्स और लगेगा, इसको हम बोलते हैं सरचार्ज। टैक्स का पैसा तो सीएफआई का हिस्सा बनता है और प्रेसिडेंट के कहने पर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से बांट दिया जाएगा सेंटर और स्टेट में, लेकिन सरचार्ज का पैसा नहीं बांटा जाएगा। सरचार्ज का पैसा सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा, आगे नहीं बंटेगा। यह फर्क है। इसीलिए यहां पर इसने कहा कि 270 सेक्शन आर्टिकल 268, 269, 269A और आर्टिकल 271 को छोड़ के बाकी सब पे लगता है। तो सरचार्ज का पैसा नहीं बंटेगा सेंटर स्टेट में, केवल सेंटर के पास रहेगा। समझ में आ गया। इसके अलावा क्या चीज बच गई हमारी, स्टेट लिस्ट, जिसमें 20 मुद्दे दिए हुए थे। ये तो हमने सेंटर की लिस्ट की बात की है, मोटा मोटी सेंटर ही लेवी कर रहा है। यहां पर भी लेविड बाय सेंटर था, यहां भी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर था, और यहां पर भी क्या है, सेंटर लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर लिखा हुआ है, और ये भी क्या है, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर लिखा हुआ है। तो जो स्टेट के टैक्सेस बच गए, स्टेट के जो 20 मुद्दे बच गए, उन पर टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और पैसा किसके पास रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। कौन कौन से मुद्दे आते हैं स्टेट के अंदर, कुछ तो हमने पढ़े थे ना, प्रोफेशनल टैक्स आता है 2500 रुपए वाला। इसके अलावा जो विद इन स्टेट जो सेल होगी उसका टैक्स आता है। स्टैंप ड्यूटी आती है, इन स्टैंप ड्यूटी को छोड़कर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, इनको छोड़ के बाकी जो स्टैंप ड्यूटी है, आप रजिस्ट्री करवाते हो मकान की मान लो, ठीक है, तो ये जो स्टैंप ड्यूटी है या कोई लीज डीड बनवाते हो, ये सब स्टैंप ड्यूटी क्या है, स्टेट के अंडर आती है। एग्रीकल्चर के ऊपर अगर टैक्स लगाना हो, हालांकि हमारे देश में एग्रीकल्चर पे टैक्स कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, लेकिन अगर लगाना हो तो किसके अंडर आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा। समझ गए। तो इस हिसाब से क्या है, स्टेट लिस्ट में 20 मुद्दे हैं और इन 20 मुद्दों पर कानून लेवी भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और उसका जो असाइंड है या जो अप्रोप्रिएशन है वो भी क्या, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये हमने क्या है, दो चीजें कर ली है। पहला तो अब अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यूज। देखो हमने टैक्स रिवेन्यूज का एलोकेशन तो देख लिया भी, सेंटर और स्टेट आपस में कैसे बांटेंगे। जो नॉन टैक्स रिवेन्यूज है, सरकारों की जो टैक्स के अलावा जो अलग अलग तरीके से इनकम आती है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की फीस हो या तरह तरह की और बहुत सारी पेमेंट्स आप गवर्नमेंट्स को करते हो, तो वो जो रिवेन्यूज है उसका बंटवारा कैसे होगा। आपको स्क्रीन के ऊपर लिस्ट दिख रही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यूज के सोर्सेज कौन कौन से हैं और स्टेट गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज के सोर्सेज कौन कौन से हैं। आप इसको दिमाग में हल्का सा एक बार बिठा सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स। देखो स्टेट्स की इनकम, अभी तक हमने काफी सारी इनकम स्टेट्स की डिस्कस कर ली। जैसे स्टेट लिस्ट के अंदर जितने टैक्सेशन के प्रोविजन थे उसकी सारी इनकम स्टेट की खुद की ही होती है, और सेंटर के जो टैक्सेस हैं वहां से भी स्टेट को शेयर आता है। अगर इससे भी पार ना पड़े, अगर पैसे की और जरूरत है, तो क्या सेंटर और पैसा दे पाएगा स्टेट को? बिल्कुल दे सकता है। वो अलग अलग तरह की ग्रांट्स के जरिए स्टेट्स को पैसा दे सकता है। स्टेट्स की जो ग्रांट है वो दो हिस्सों में हमने बांटी, एक तो स्टैट्यूटरी ग्रांट है और एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट है। स्टैट्यूटरी ग्रांट नाम में ही मीनिंग है कि कानूनन देनी जरूरी है। हमारे देश का जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को कि आपको सेंटर के अंदर से, सेंटर की टैक्सेशन की रेवेन्यू के अंदर से इतना पैसा स्टेट्स को देना है। कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है ये भी बताता है। सभी स्टेट्स को बराबर बराबर नहीं देना होता। कौन से स्टेट्स को कितना पैसा देना है वो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। तो लिखा बाय एफसी, एफसी मतलब फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, स्टैट्यूटरी ग्रांट क्या है? दो हिस्सों में हमने बांटी, जनरल ग्रांट और स्पेसिफिक ग्रांट। स्टैट्यूटरी ग्रांट में फाइनेंस कमीशन कुछ तो स्पेसिफिक ग्रांट देता है, कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर के लिए लगनी चाहिए। इस पर्टिकुलर स्टेट में जो पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है
इनकी वेलफेयर के लिए आपने इन ग्रांट्स को यूज करना है। अगर ऐसा कहा है तो स्पेसिफिक ग्रांट हो गई। इसके अलावा जनरल ग्रांट्स भी होती है कि फाइनेंस कमीशन कहता है इस स्टेट को इतना रुपया दे दो डेवलपमेंट के लिए, इस स्टेट को इतना रुपया दे दो, तो वो क्या है, जनरल ग्रांट हो गई। अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग अमाउंट्स, सम ऑफ मनी दी जाती है, डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट सम्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स। अच्छा, जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट नाम में ही मीनिंग है कि कोई कानूनन पाबंदी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये ग्रांट देने के लिए स्टेट्स को, लेकिन आज के टाइम ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये नीति आयोग क्या है, रिकमेंड करता है। नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, केंद्र सरकार की ही बॉडी है। केंद्र सरकार का एक सलाहकार पक्ष समझ लो, जो क्या है, केंद्र सरकार को कहेगा कितना रुपया आप स्टेट्स को दे सकते हो, एडवाइस देता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेती है कि दे या ना दे। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरीके से यूज करती है। एक तो भाई अगर किसी स्टेट को रियलिटी में जरूरत आन पड़ी है तो अपनी इच्छा से उस स्टेट की भलाई के लिए डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी जा सकती है। दूसरा, पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा के लिए बहुत इस ग्रांट का यूज होता है। जिस स्टेट पर इंपैक्ट डालना हो केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार की जो पार्टीज ने इंपैक्ट डालना, उसको डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी जा सकती है। तो पॉलिटिकली भी काफी इंपॉर्टेंट होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। और आज के टाइम में दरअसल स्टैट्यूटरी ग्रांट के फंड के कंपैरिजन में डिस्क्रिशनरी ग्रांट का फंड कहीं ज्यादा होता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। अगला है कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट इसका गठन करता है। कई बार 5 साल से पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। ये फाइनेंस कमीशन करता क्या है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। कौन कौन सी? देखो, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अभी हमने जस्ट पिछले टॉपिक में ही किया है कि सेंटर और स्टेट के जो टैक्सेस का बंटवारा होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, वो पैसा सेंटर में कितना बांटता है, स्टेट में कितना बांटना है। आपको 10th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट याद होगी। 10th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था कि सेंटर को कहा था कि स्टेट्स को 29% दे दो, ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन क्या करता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसा बंटवारे की रिकमेंडेशन देता है। सिर्फ ये नहीं कहता कि इतना सेंटर को इतना स्टेट को, स्टेट के अंदर भी क्या रेशियो रहेगा, अलग अलग स्टेट को कितना कितना पैसा देना है, ये भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है। मतलब सेंटर एंड स्टेट, देन अगेन फर्दर बिटवीन द स्टेट्स भी क्या है, रिकमेंडेशन देगा। और क्या रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को? द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स बाय सेंटर। ये भी बताएगा, ये जो भी मैंने ऊपर टॉपिक किया, कि भाई सेंटर जो स्टेट को जो ग्रांट्स देंगे, उसमें ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है, इसके अंदर भी फाइनेंस कमीशन का रोल था कि फाइनेंस कमीशन सिद्धांत बताएगा कि किस आधार पर सेंटर ने अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग ग्रांट देनी है, या कौन से स्टेट में कौन सी स्पेसिफिक ग्रांट देनी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, और क्या बताता है? अगला इंपॉर्टेंट है, द मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात हो रही है। कि देखो दरअसल इसको पहले समझ लो, क्या है, जैसे सेंटर का एक फाइनेंस कमीशन है, वैसे ही अलग अलग स्टेट का अलग स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। जैसे सेंटर का फाइनेंस कमीशन बता रहा है कि सेंटर और स्टेट में कैसे पैसा बंटेगा, वैसे स्टेट का फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन, स्टेट गवर्नर को क्या है, एक रिकमेंडेशन देता है कि हमारे स्टेट में जो लोकल अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटीज का मतलब पंचायत, गांव में तो पंचायत हो गई और शहरों में म्युनिसिपल कमेटीज हो गई। म्युनिसिपल कमेटीज और पंचायत है, उनको पैसा कैसे देना है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे दी कि आपने पंचायतों और म्युनिसिपल कमेटियों में पैसा बांटना है। पैसा वहां लग गया स्टेट गवर्नमेंट का। अब वो जो पैसा लग गया, उस पैसे को कहीं ना कहीं से पूर्ति तो करनी है ना। तो क्या है, फाइनेंस कमीशन मेजर्स बताएगा। ऑगमेंट कहते हैं इंक्रीज करने को। द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन। कि भाई जो पैसा लग गया, जो रिकमेंडेशन दिया स्टेट फाइनेंस कमीशन ने पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए, उस पैसे को सप्लीमेंट करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए रिसोर्स को कैसे बढ़ाया जाए, ये फाइनेंस कमीशन बताएगा। समझ गए? तो ये थी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद अगला पॉइंट है बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। देखो हम फाइनेंशियल रिलेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा कहीं ना कहीं टॉपिक्स फाइनेंस के रिगार्डिंग घूमेंगे, चाहे वो टैक्सेशन की रिवेन्यू हो, चाहे वो नॉन टैक्सेशन की रिवेन्यू हो, चाहे क्या है
जो हमने फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है इसके बारे में टॉपिक हो, या फिर जो पैसा उधार लेना ये सब टॉपिक हो। ध्यान से देखना, पहले प्रोविजन है बोरो का, फिर प्रोविजन है लोन देने का। पहले बोरो के समझो कि सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो देश के अंदर भी पैसा उधार ले सकती है और विदेशों से भी, फॉरेन से भी पैसा उधार ले सकती है। अगर सिक्योरिटी मांगी गई तो हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है तो उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को गिरवी रखकर भी पैसा उधार लिया जा सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपने बेस पे नहीं करेगी, पार्लियामेंट ने जो लिमिट डिसाइड की है उस लिमिट के अंदर अंदर पैसा उधार ले पाएगी। वहीं दूसरी ओर जो स्टेट है, स्टेट देश के बाहर से लोन नहीं ले सकते, स्टेट विद इन इंडिया लोन लेंगे और वो क्या गिरवी रखेंगे? केंद्र सरकार ने तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को गिरवी रखा, स्टेट गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को गिरवी रखेगी और वो पैसा उधार ले सकती है। लेकिन याद रखिएगा विद इन स्टेट, बाहर नहीं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, असेंबली वगैरह है, उसमें जो लिमिट डिसाइड की गई है उस लिमिट से बाहर स्टेट गवर्नमेंट लोन नहीं ले सकती। ठीक है, अगला है मेक लोन्स, लोन देना। ये तो उधार लेने की बात थी, बोरो करने की बात थी, अब थी लोन देने की। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे सकती है किसी भी स्टेट को, और अगर लोन नहीं देना, लोन के लिए गारंटी देनी है किसी को, मान लो स्टेट गवर्नमेंट लोन तो किसी और से ले रही है, अब वो जो लोन देने वाला है वो गारंटी चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी भी दे सकती है। ठीक है, रेज्ड बाय एनी स्टेट। और ये जो पैसा है ये भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होगा, मतलब वहीं से पैसा उधार दिया जाएगा। और जो स्टेट है, स्टेट क्या है, कभी भी लोन नहीं ले सकते जब तक कि सेंटर की कंसेंट ना आ जाए। सेंटर की कंसेंट लेना तब ही जरूरी है यदि सेंटर से लिया गया लोन बकाया हो। इफ आउटस्टैंडिंग, O/S का मतलब आउटस्टैंडिंग, इफ आउटस्टैंडिंग लोन टू सेंटर बाय स्टेट, सेंटर को आउटस्टैंडिंग लोन अगर पड़ा है स्टेट का तो स्टेट गवर्नमेंट उधार नहीं ले सकती, अदरवाइज ले सकती है। समझ गए? अगला है इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज। इसका क्या मतलब है कि देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की अथॉरिटीज पर टैक्स नहीं लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की अथॉरिटी पर टैक्स नहीं लगाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पर नहीं लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सेंटर के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। अब स्टेट के टैक्स किस पर लग सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे नहीं लग सकते, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉरपोरेशंस हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, जैसे BHEL कंपनी हो गई, ठीक है, या LIC हो गई, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सब कंपनियों में गवर्नमेंट का शेयर है, तो लेकिन इनकी अपने आप में अलग लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, इनका अलग से अस्तित्व है, इसी कारण इनके ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। वहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल टैक्स भी क्या है, स्टेट की प्रॉपर्टीज पे नहीं लगाएगी। लेकिन जो स्टेट की कमर्शियल ऑपरेशंस हैं, जो स्टेट के कमर्शियल ऑपरेशन, स्टेट जहां से पैसा कमा रही है, कमर्शियल ऑपरेशन से वहां लगा सकती है यदि पार्लियामेंट ने कहा हो तो। यदि पार्लियामेंट के एक्ट में स्पेसिफिक लिखा है, उस पर्टिकुलर टैक्स के कानून में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के कमर्शियल ऑपरेशंस पे लगेगा ये टैक्स, देन इट्स ओके, अदरवाइज तो नहीं लगाएगी। इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज की जो प्रॉपर्टीज है या इनकम है उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटीज मतलब दोबारा बता रहा हूं, पंचायत या फिर म्युनिसिपल कमेटीज, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अगला है इफेक्ट ऑफ इमरजेंसीज। इमरजेंसी में फाइनेंशियल रिलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो भाई, अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई, अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई, आपने देखा कि सेंटर और स्टेट आपस में क्या है, टैक्सेशन का बंटवारा करते हैं, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, प्रेसिडेंट फिर उसी हिसाब से बांटता है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो वो सब चीजें साइड कर दी जाएगी, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो बंटवारा है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, और इतनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि शायद स्टेट्स का शेयर खत्म ही कर दे। और जो मॉडिफिकेशन की है वो भले ही इमरजेंसी हट गई हो, इमरजेंसी हटने के बाद भी जब तक वो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हो जाता, जब तक 31 मार्च उस साल का नहीं आ जाता, तब तक वही मॉडिफिकेशन लागू रहेगी। नए साल से फिर पुरानी स्कीम शुरू हो जाएगी। तो नेशनल इमरजेंसी में याद रखिएगा, जो सेंटर स्टेट का शेयर है, जो डिफाइंड जो शेयर है, वो दरकिनार करके मॉडिफिकेशंस अलाउड है बाय प्रेसिडेंट। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट को कि एक तो भाई जो तुम्हारे यहां जो फाइनेंशियल कैनन्स मतलब जो फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी को चेक करना है, प्रोप्राइटी मतलब जो फाइनेंस जो यूज हो रहा है क्या वो ढंग से यूज हो रहा है, क्या कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं है। दूसरा,
स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और हाईकोर्ट के जजेस की सैलरी को डिडक्ट करने का ऑर्डर आ सकता है सेंटर द्वारा। तीसरा, टू रिजर्व ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पेश होंगे, उन सभी बिलों को प्रेसिडेंट के लिए पहले क्या है, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट से रिजर्वेशन रखनी पड़ेगी उनकी रिकमेंडेशन के लिए। तो ऐसा भी डायरेक्शन आ सकती है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस का लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल तीनों तरह के रिलेशन होते हैं समाप्त, और इसके साथ ही चैप्टर भी होता है समाप्त। थैंक यू।